हेलो दोस्तों, चलिए होपफुली अभी तक आप 3 पार्ट्स देख चुके हैं। अब हम पार्ट 4 के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। तो फटाफट अपनी किताबें खोलो और स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले ये कोऑर्डिनेशन होता क्या है? व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कोऑर्डिनेशन? अरेंजमेंट ऑफ डिसिमिलर एक्टिविटीज, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डिसिमिलर एक्टिविटीज। अब ये क्या होता है सर? अरे मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ यार, पिछली 3 वीडियोस में। देखो याद दिलाता हूँ, वही अपना एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, उसके चलो सबसे पहले मार्केटिंग वालों को ले लेते हैं। मार्केटिंग मैनेजर है, फिर प्रोडक्शन मैनेजर, एंड देयर आफ्टर वी हैव परचेज मैनेजर। अब मार्केटिंग मैनेजर जो है उनका काम क्या है बताओ? सेल्स देखना। प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या है? प्रोडक्शन देखना। और इनका काम क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। यस और नो? तो जब तक सेल्स वाले प्रोडक्शन वालों को बताएंगे नहीं कि कितना माल बिक सकता है, तो क्या प्रोडक्शन वाले अपनी प्लानिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सेम वे जब तक प्रोडक्शन वाले ये नहीं बताएंगे कि उनकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है प्रोडक्शन को लेकर, क्या परचेज वाले अपनी रॉ मटेरियल की प्लानिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मार्केटिंग मैनेजर को हर समय कहीं ना कहीं कनेक्ट रहना पड़ता है प्रोडक्शन मैनेजर के साथ। प्रोडक्शन मैनेजर को किसके साथ? परचेज मैनेजर के साथ। अगर वो अपनी ही दुनिया में रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, तो उस केस के अंदर क्या ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग स्मूथली हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। दे नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल दीज नीड टू communicate with each other for smooth functioning of organization, for smooth functioning of organization। और ये जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो आइए जरा बुक में देखते हैं क्या लिखा है। आइए, कोऑर्डिनेशन कैन बी सीन एज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एफर्ट्स। ऑल दोज are making the efforts, so there's a systematic arrangement that first of all marketing will communicate to production, then it will be communicated to purchase, made by individual to achieve common organizational goals. And here you can have the same examples which I give you on the board. For example, suppose ABC Limited has following departments: purchase department for purchasing raw material in their supply, production department, marketing department. Now all these three departments need to collaborate with each other for effective working of organization. So whenever you are writing the definition of coordination, if you will give this example also, obviously that is going to add on your marks. तो मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूँ कि बेटा मेरी बुक के अंदर जितने एग्जाम्पल्स हैं ना, वो आप अपने बार बार पढ़ो। वो उसमें क्या होगा ना, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, और एग्जाम्पल्स जो है वो इतने लाइव है मेरे कि आपके दिमाग में एक बार में क्लिक कर जाएंगे। तो आपका बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर का कंटेंट है ना, वो आप देखोगे ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन टू मच ऑन टेक्स्ट, टेक्स्ट वो करो जो मैंने बोल्ड किया है, ये जिस लाइन को मैं बोल देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो करो। बट उसके अलावा आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स पे। अब आप कोऑर्डिनेशन में सिर्फ ये लिख के आ गए डेफिनेशन, और ये अगर ये इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ 2 नंबर का भी आ गया, 3 नंबर का भी आ गया, टीचर आपको फुल मार्क्स देंगे, क्योंकि यू नो द कॉन्सेप्ट। टीचर्स इस चीज़ को नहीं देखते कि आपका रट्टाफिकेशन कितना अच्छा है। अगर आपने कुछ बहुत सिंपल सेंस में समझा दिया कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेटली यू विल गेट द फुल मार्क्स। समझ में आई बात? आप लोगों के दिमाग में ये रहता है कि एनसीईआरटी की एज इट इज़ लैंग्वेज होगी तो ही मार्क्स मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा फोबिया है आपके दिमाग के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, आई एम इन टच विद सो मेनी टीचर्स, व्हाट दे सेड कि यार एक टर्म आपको दी गई है, कोई आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप उसको
बस कॉन्सेप्ट को आपने समझाना है। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन ही रहेगा, चाहे मेरी बुक में पढ़ लो चाहे आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ लो। अब आप उसे टेक्निकल वर्ड्स में लिखना चाह रहे हो और सोच रहे हो उसी पे नंबर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप उसे सिंप्लीफाई करके बस कॉन्सेप्ट को समझाओ। अब उसमें होता है क्या है, कुछ बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी होती है कि एक ही लाइन में पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस टीचर को लाइन ही समझ में नहीं आती। अब बच्चे अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने हैं कि मैं कोऑर्डिनेशन से ये समझता हूँ, ठीक है, बट वो एक्सप्रेस करना नहीं आया, फिर कहते हैं अपने वर्ड्स में लिखा तो टीचर ने काट दिया। ऐसा नहीं है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना नहीं आता इसलिए नंबर जरूर कट सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने वर्ड्स सही से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं जो आप सोच रहे हैं तो आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आइए, कोऑर्डिनेशन आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली क्या है, आया या नहीं आया? तो अब आप लोगों को भी फिर मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए ना। ये क्या सर, कैसे? देखो मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को देता हूँ तो इट्स योर ड्यूटी टू सब्सक्राइब द चैनल। अभी तक नहीं किया, जाओ फटाफट पहले लाइक करो और नीचे वो ऐसे आ रहा हो थम्स अप, उस पर भी क्लिक करो फास्ट, देन आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी भी नहीं करो, पहले फटाफट। चलो गुड, वेरी गुड। नाउ अब एक ना लाइन आप देखो यहाँ पर क्या लिखी हुई है, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब समझते हो, द सोल ऑफ मैनेजमेंट, आत्मा, मैनेजमेंट की आत्मा है कोऑर्डिनेशन। कैसे, ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। सारे पॉइंट्स करने और जैसे बता रहा हूं वैसे करने, आप परमानेंट दिमाग में बैठ जाएंगे आपके, ठीक है। आइए, मैं आपको बार बार बोलता हूं बेटा, अगर कोई चीज मुश्किल होगी ना तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मुश्किल नहीं इसलिए मैं पढ़ा लेता हूं। चलिए, समटाइम कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को बोला जाता है कि एक सेपरेट फंक्शन है, बट ऐसा नहीं है। इट इज अ सोल ऑफ मैनेजमेंट, इनफैक्ट इट इज फाउंड इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, it is not a separate function of management, it is the soul, it is the atma of management, that is it is found in every function of management, yeah, it is required in every function of management. How, चलिए डिस्कस करते हैं, आइए। बट एक्चुअली इट इज इसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अरे बड़ी अच्छी किताब लिखी है मैंने, क्या मतलब तुम मजाक समझते हो यार, पूरे 2 साल लगाए किताब लिखने में। आइए, अब किस तरीके से हमें हर उसमें चाहिए, ध्यान से देखिएगा जरा, मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। सबसे पहले फंक्शन क्या होता है बेटा, प्लानिंग। प्लानिंग में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए बिटवीन द मास्टर प्लान्स एंड सपोर्टिव प्लान्स। देखो होता क्या है, जो मास्टर प्लान्स हैं वो कौन बनाता है, टॉप लेवल, जनरली कह रहा हूँ, पीछे मत पड़ जाना कमेंट में कि भैया नहीं जरूरी थोड़ी ना। सपोर्टिव प्लान्स जनरली कौन बनाता है, जनरली मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, यस और नो। तो जो भी मिडिल लेवल और लोअर लेवल सपोर्टिव प्लान्स बना रहा है, दैट शुड बी एज पर द गाइडलाइंस और इन लाइन विद द मास्टर प्लान। जैसे मास्टर प्लान बने हैं उसी लाइन पर हमें सपोर्टिव प्लान्स बनाने हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, मास्टर प्लान्स कुछ और होंगे, सपोर्टिव प्लान्स मास्टर प्लान को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके प्लानिंग का फेलियर होगा। सर एक एग्जाम्पल दे देते तो ज़्यादा बेटर था, है ना, यही कहना चाह रहे हो। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आइए जरा। सबसे पहले देखिए, इन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, प्लीज अंडरलाइन इन माई बुक, बिटवीन द मास्टर प्लान्स एंड सपोर्टिव प्लान्स। इसे अंडरलाइन कर लीजिए फास्ट। अब एक एग्जांपल आपको दिया मैंने, ध्यान से देखें। इफ द टॉप लेवल टारगेट इज टू इंक्रीज द सेल्स बाय 10% इन करंट फाइनेंशियल ईयर, देन डिपार्टमेंटल लेवल्स विल ऑल्सो मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन देयर प्लान्स। अब वो कैसे, बताओ। सबसे पहले अगर मैंने बोला कि मास्टर प्लान क्या है कि भैया 10% का इंक्रीमेंट चाहिए, तो एक बात बताओ, प्रोडक्शन वालों को भी तो जो प्रोडक्शन बजट बनेगा उसके अंदर 10% अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। परचेज मैनेजर को भी तो क्या करना पड़ेगा, अपने जो परचेजिंग टारगेट है वो 10% अप करने पड़ेंगे। पता लगे मास्टर प्लान तो 10% बढ़ गया, बट डिपार्टमेंटल प्लान उस हिसाब से नहीं थे, तो क्या मास्टर प्लान को सपोर्टिव प्लान का सपोर्ट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, और कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये प्लानिंग फेल हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया, इन प्लानिंग वी नीड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मास्टर प्लान एंड सपोर्टिव प्लान। उसके बाद अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट उसकी, दैट कम्स आउट टू बी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में किस तरीके से चाहिए सर, ये भी बता दो, अब इतना बता रहे हो तो। देखिए,
ऑर्गेनाइजिंग में किस तरीके से चाहिए? देखो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है बेटा, ब्रिंगिंग टुगेदर द वेरियस रिसोर्सेस। मैंने आपको यही बताया था, याद करो, नहीं याद आ रहा? ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं? लैंड, मशीन, लेबर, यहां पर फाइनेंस, ये सब क्या है हमारे लिए? रिसोर्सेस। अब सपोज आपके पास एक, कैसे इसमें ऑर्गेनाइजिंग में कैसे कोऑर्डिनेशन चाहिए? ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस रिसोर्सेस। कोऑर्डिनेशन किसमें चाहिए? अमंग वेरियस रिसोर्सेस। वेरियस रिसोर्सेस के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अब वेरियस रिसोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन की क्यों ज़रूरत है समझते हैं। सपोज आपके पास एक लैंड है और उस लैंड के अंदर आप मैक्सिमम 5 मशीन्स लगा सकते हो। जो आपके पास पीस ऑफ लैंड है उसमें मैक्सिमम 5 मशीनरीज लग सकती हैं। बट अगर आप 10 मशीनरीज ले आओगे या 20 मशीनरीज ले आओगे तो उसको लगाओगे कहाँ पर? मतलब लैंड एंड नंबर ऑफ मशीन, जितना बड़ा लैंड होगा उतनी ज़्यादा मशीनें लगा सकते हो, जितना छोटा लैंड होगा उतनी कम मशीनें लगेंगी। तो यू नीड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लैंड एंड मशीनरीज। अच्छा, सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन तो फाइनेंस के साथ चाहिए। कितनी मशीनरीज खरीदनी है वो किस पे डिपेंड करता है? आपके फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अमंग द वेरियस रिसोर्सेज यू नीड द कोऑर्डिनेशन। सपोज मेरी जो एक मशीन है वो 10 लाख रुपए की आएगी एंड इफ आई हैव द फंड्स ऑफ ₹50 लाख ओनली, देन मैक्सिमम आई कैन अफोर्ड टू बाय 5 मशीनरीज। येस और नो? मैक्सिमम 5 मशीनरीज मैं बाय कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो आई नीड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन माई फाइनेंस एंड मशीनरीज, दैट व्हाट माई पॉकेट इज अलाउइंग टू buy. So in organizing we need the coordination between the various resources. So see, in organizing, coordination is required between the various resources such as land, machinery, finance and equipment. For example, the number of machine to be purchased depends upon land and finance available with the organization. You are getting my point? Also, अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ऑल्सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, आपको ध्यान से समझना है इस चीज़ को। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन चाहिए। वैसे अभी आप आगे मेरे साथ एक चैप्टर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें देखेंगे। देखिए बेटा, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, if you are providing any responsibility to any person, then you need to provide with certain authorities, otherwise he or she will not be able to achieve the targets provided by the organization. Let us take an example. Suppose आपने marketing manager को sales target दिया। अब अगर आपने marketing manager को sales target दिया है but correspondingly आपने marketing manager को authorities to give discounts and advertisement नहीं दी, तो क्या वो सेल्स टारगेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाएंगे? वो अपनी सेल्स टारगेट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उनको फर्क पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वी नीड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अथॉरिटीज एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। ये भी नहीं है कि हमने फ्री में दे दिया कि यार अनलिमिटेड डिस्काउंट, तो जितना तुम्हारा मन करे, जो इतना मन करे उतनी एडवर्टीजमेंट करो, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट वी नीड टू प्रोवाइड सर्टेन अथॉरिटीज टू द सेल्स मैनेजर्स और सेल्स कंसर्न स्टाफ, that yes, up to 20% you can provide the discount in this situation. If the order size is this, then you can provide the discount up to 25%, like this. Or advertisement, suppose you can say that for if the sales are of ₹1 lakh, then you can put up the amount of ₹5,000 in advertisement. If it is up to 2 lakh, you can put up the amount of 10,000. Means a percentage of revenue, say 5% or 4% or 3%. So these type of authorities, if you will provide, only then you will be able to take the work from the employees. You will be able to put accountability on employees.
So coordination is required between various resources as well as between the authorities and responsibility. Now coming to the next, the staffing. If you can see, in staffing the coordination is required between the qualification of the person and the requirement of job. What exactly it is, इस पे हमने पहले भी डिस्कशन किया था आपके साथ. देखिए, qualification of the person and requirement of job. Staffing, I said qualification of person and requirement of job. अरे यार बड़ा सिंपल है ना, ध्यान से समझो. If you will tell me कि सर प्लीज टीच फिजिक्स, now the requirement of job is to teach physics and I am from commerce background. So tell me कि कभी इक्विलिब्रियम आ पाएगा? है नहीं आ पाएगा, because there is no coordination between the qualification of the person and the requirement of job. So for smooth functioning you need to hire proper employees, and for proper employees means there should be a proper qualification on the part of employees as per the requirement of job. So in staffing, coordination is required between the requirement of job and qualification of person. See, and here again I have given you example. For the post of finance manager, commerce background is mandatory. Obviously कहीं तो हमारी भी चलती है यार, हर जगह साइंस वालों की थोड़ी ना है. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट, डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में मैंने आपको बताया था देयर आर 5 टर्म्स: इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग. IGCML होपफुली आपको याद होगा, फर्स्ट पार्ट में शायद बताया था. तो देखिए, इसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है. मैनेजर्स जो है, ऑब्वियसली मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होती है, वो अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा सकते हैं बाय इशूइंग द इंस्ट्रक्शंस. लेकिन हर समय अगर आप इंस्ट्रक्शन इशू करके अपने जूनियर से, अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो एक स्पिरिट ऑफ इनिशिएटिव इंडिविजुअल्स के अंदर चाहिए, आपके एम्प्लॉयज के अंदर चाहिए, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, वो उनमें डेवलप नहीं हो पाएगी. हर बार होगा क्या, दे विल वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस टू कम, दे विल नेवर टेक द इनिशिएटिव. और अगर इस तरीके की लेथार्जिक सिचुएशन, लेजीनेस की सिचुएशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होगी तो इससे एडवर्स इंपैक्ट लॉन्ग रन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में आ सकता है. तो एज ए मैनेजर you need to coordinate that at what time you need the instruction skills, at what time you need the communication skills, at what time you need the leadership skills. कई बार होता है कि आप कोई काम प्यार से निकलवा सकते हो, लीडरशिप क्वालिटी से निकलवा सकते हो, तो फिर उसके लिए आप क्यों इंस्ट्रक्शंस इशू करते हो स्ट्रिक्ट, आप उसे प्यार से निकलवाओ. कई बार होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई सबऑर्डिनेट सुपीरियर में, तो बैठ के कम्युनिकेट करके उस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है, तो गो फॉर दैट. मींस इंस्ट्रक्शन इशू करना एकदम टाइट, वो दैट शुड बी द लास्ट जॉब ऑफ द मैनेजर. इफ समथिंग कैन बी डन बाय वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड द लीडरशिप, then it's a best tool for the manager to perform the job, you can say to perform, to direct the subordinates. So basically here the coordination is required between the leadership, communication and the instructions, and at what time counseling is required. You can see coordination is required between motivation, leadership, communication and supervision. For example, managers are expected to have good leadership qualities and communication skills for getting the things done from others. Now what, why and how coordination is required in controlling? This is very important, please. See, if you're talking about the controlling, it's okay, before that I should provide you a short note of directing also, na? So in directing you need the coordination between, you can just write motivation, communication and leadership, just write down this. Okay, so this was for directing. After that we are going to start with the controlling. Controlling, see,
In controlling we need the coordination among what? It is very important to see please. देखिए कंट्रोलिंग में हम करते क्या है, वी कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड्स. सपोज हमारा सेल्स टारगेट था इस मंथ का 10 लाख रुपीस और हमारी सेल्स आई 8 लाख रुपीस. तो सेल्स टारगेट था 10 लाख, एक्चुअल परफॉर्मेंस आई 8 लाख. तो वो जो 2 लाख रुपए हैं जो डिफरेंस रह गया उसको हम टेक्निकली बोलते हैं डेविएशन. क्या बोलते हैं? डेविएशन. अब आपके जो स्टैंडर्ड्स है ना, that should not be hypothetical standards. It should be achievable. Otherwise, it will demoralize your employees. How? See, हमको ना बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. पहले आपका अपना पर्सनल लेवल का, उसके बाद देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन लेवल का. होता क्या है, यूनिट टेस्ट हुआ, नंबर नहीं आए, फिर जोश चढ़ता है, नहीं यार अगली बार नंबर लेके आने, पढ़ने बैठने. सबसे पहले क्या आता है? टाइम टेबल. एक टाइम टेबल बनाते हैं. तो टाइम टेबल में क्या होता है, एकदम हाइपोथेटिकल टाइम टेबल कि आज तक बिजनेस स्टडीज हाथ नहीं लगाई, अकाउंट्स हाथ नहीं लगाया, लेकिन अब हाथ लगाया तो कैसे बनेगा. देखो, फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये तो 2 घंटे में हो जाएगा. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 3 घंटे में हो जाएगा. प्लानिंग 1 घंटे में हो जाएगा. ऑर्गेनाइजिंग 2 घंटे में हो जाएगा. तो आज मेरे 4 चैप्टर हो गए. कल सुबह उठेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म, डायरेक्टिंग स्टाफिंग खत्म, कंट्रोलिंग खत्म. चलो तीसरे दिन सेकंड बुक कर देंगे. क्या हुआ? 3 दिन में आपने पूरी बिजनेस स्टडीज खत्म कर दी. प्लानिंग में कंप्लीटली हाइपोथेटिकल स्टैंडर्ड सेट कर दिया. हुआ क्या? जोश जोश में टाइम टेबल बनाया, उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे हैं. अब फर्स्ट चैप्टर लेके बैठे, कितना टाइम था? 2 घंटे का. 2 घंटे हो गए. पता लगा यार ये तो भी सर की बस फर्स्ट वीडियो ही हो पाई है सही से. फर्स्ट वीडियो देखी और अभी कंटेंट फर्स्ट इतना ही हो पाया, अभी तो पूरा वीडियो रह गया. पता लगा पूरा फर्स्ट डे हो गया और आपका चैप्टर 1 जाके कंप्लीट हुआ है. अब आप अगर अपने आप को यहाँ डीमोरलाइज कर रहे हो क्योंकि आपने सोचा था कि फर्स्ट चैप्टर 2 घंटे में हो जाएगा और इट टुक द कंप्लीट डे, तो ये गलती आपकी है क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था दैट इज हाइपोथेटिकल, मतलब नॉन अचीवेबल. 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2 आवर्स के अंदर यू कांट कंप्लीट योर फर्स्ट चैप्टर. एंड अगर इफ यू कांट कंप्लीट योर फर्स्ट चैप्टर इन 2 आवर्स, देन व्हाई यू आर सेटिंग दिस एज योर स्टैंडर्ड? Undoubtedly it will create the negative deviation. Undoubtedly it is going to demoralize you. तो इस तरह की अगर आप हाइपोथेटिकल स्टैंडर्ड, अब ये मैंने आपको पर्सनल लेवल पे एग्जांपल दिया. सेम वे let us take an example. Suppose an efficient worker can produce maximum 20 units in a day. एक मैक्सिमम वो 20 यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस कर सकता है. तो आपके पास से 10 वर्कर्स हैं, तो 20 यूनिट्स एक एफिशिएंट वर्कर, तो 200 यूनिट्स मैक्सिमम इन अ डे प्रोडक्शन हो सकती है, वो भी जब सब अच्छे से काम कर रहे हैं, सारे आए हैं. और से 1 मंथ में आपकी फैक्ट्री जो है वो 25 डेज चलती है. मेरी बातें होपफुली आपको समझ में आ रही हैं. अरे आजा भाई, मैंने आपको क्या बोला? 1 लेबर कितनी प्रोडक्शन कर सकती है? 20 यूनिट्स अ डे. यू हैव 10 लेबर, सो मैक्सिमम 200 यूनिट्स अ डे. ओके, इनटू 25 डेज आपकी फैक्ट्री वर्किंग है, तो into 25, so 5000 units in a month आपकी मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकती है. अब अगर आप अपना सेल्स टारगेट ही 10,000 यूनिट्स का रखोगे तो टेल मी ये क्या है? अचीवेबल है या नॉन अचीवेबल है? नॉन अचीवेबल. क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन ही 5,000 हो सकती है यार, तो सेल 10,000 की कहाँ से हो जाएगी? बताओ ना. अब लगा लो दिमाग, सर मार्केट से खरीद के बेच लेंगे. हाँ बेशर्मो, ऐसे तो दिस इज व्हाट. अब आप इसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर को जिम्मेदार बनाए, मार्केटिंग को बनाए, परचेज को बनाए, ये पॉसिबल ही नहीं है. आपने यहाँ पर हाइपोथेटिकल स्टैंडर्ड सेट कर दिया जो कि अचीवेबल नहीं है और इससे कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयज जो है वो डिमोरलाइज होंगे. तो इन कंट्रोलिंग इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द सेट स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. फॉर एग्जांपल, द टारगेट शुड बी अचीवेबल इफ ऑल गोज गुड्स. सेटिंग हाइपोथेटिकल स्टैंडर्ड्स may decline the
मोटिवेशन लेवल ऑफ वर्कर्स। यार मोटिवेशन से याद आया, मेरा भी मोटिवेशन लेवल गिर जाता है यार। तुम सब्सक्राइब नहीं करते यार, ये बड़ी गलत बात है यार। फटाफट नीचे जाओ, एक बार सब्सक्राइब, दोस्तों को भी बोलो यार सब्सक्राइब करने को। मैं बता रहा हूँ जितना सब्सक्राइब करोगे ना उतना मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा और उतनी मैं वीडियोस डालूंगा। हाँ, और लाइक भी, और एक ब्यूटीफुल सा कॉम्प्लीमेंट इन कमेंट बॉक्स। अच्छा, और ज़्यादा करने का मन है, बिल्कुल मना नहीं है। गूगल पे जाओ, जस्ट राइट चंदन पोद्दार रिव्यू मी ऑन गूगल। अच्छा, कर दोगे, थैंक यू। चलिए अगली बात करते हैं हम नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है हमने देखा इट्स अ सोल ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का नेचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उसी से सिमिलर है कोऑर्डिनेशन का भी नेचर। भाई मैनेजमेंट की सोल है कोऑर्डिनेशन। इफ मैनेजमेंट इज अ बॉडी देन कोऑर्डिनेशन इज द सोल। Whatever the features body will carry, that is the management will carry, obviously the same features will soul will carry, that is the coordination will carry। तो कुछ बातें आपको यहाँ कॉमन भी देखने को मिलेंगी, कुछ मैं आपको अलग भी बताऊंगा। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, एग्जाम में अगर याद ना आए तो जो मैनेजमेंट के नेचर पढ़ा है ना वो भी आप कोऑर्डिनेशन में लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। हाँ वही, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, परवेसिव, वो आप यहाँ लिख के आ जाओगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। बट फिर भी एक बार हम सेपरेटली देख लेते हैं। सबसे पहला, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। भाई कोऑर्डिनेशन का काम ही क्या होता है? कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, सबको इंटीग्रेट करना। इट्स अ बाइंडिंग फोर्स। क्या वर्ड बोला मैंने? लिख लो, काम आएगा। हाँ, ये अच्छे अच्छे अक्षर लिख दिया, पेपर में लिख के अंडरलाइन कर देना, यही काम आने आपके। क्या बोला? इट्स अ बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स मतलब it integrates the group efforts. The purpose of coordination is to systematically combine the efforts of all individual working for an organization. अब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले ही, सेम है, आप एक बार पढ़ लीजिए। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, means it starts with planning and continues with organizing, staffing, directing, controlling and thereafter again with the planning. So it's a never ending process. ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे ही कोऑर्डिनेशन प्रोसेस खत्म होता है। ये देखिए, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कंटिन्यूस फंक्शन। इट बिगिंस एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग एंड कंटिन्यूस टिल प्लानिंग। लाइन समझ में आई? कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग नहीं लिखा मैंने, कंटिन्यूस टिल प्लानिंग। क्यों? प्लानिंग से शुरू हुआ, अगर कंट्रोलिंग पे एंड हो गया तो खत्म हो गया ना मामला। कंट्रोलिंग के बाद दोबारा से प्लानिंग, तो इसलिए इट इज स्टार्ट्स विद प्लानिंग एंड कंटिन्यूस टिल प्लानिंग। समझ में आया? Pervasive, it is required at all level, whether this organization is small, medium, large, top level, middle level, lower level, profit earning, not for profit, the same explanation. It is the responsibility of all manager. Very very important point, please mark it down. And this, there can be a separate question on this point, how the coordination is the responsibility of all managers. Very important, mark down. चलिए, सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट कैसे करता है इसके ऊपर बात करते हैं। कोऑर्डिनेट टू एंश्योर दैट ऑल प्लान्स आर कैरिड आउट। भाई टॉप लेवल जो है उसने पॉलिसीज बना दी, आपने पढ़ा था, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो प्लानिंग बनाने के बाद सही से वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, इसके लिए टॉप लेवल बार बार पर बात पर या टाइम टू टाइम पर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स लेता है। किससे? मिडल लेवल से। तो वो क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेशन कर रहा है टू एंश्योर कि उसके जो प्लान्स बनाए थे वो प्रॉपरली कैरी आउट हो रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। मिडल लेवल, टॉप एंड लोअर लेवल दोनों के साथ, दोनों के बीच में सूत्रधार है, कौन है? मिडल लेवल। कोऑर्डिनेट विद टॉप लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो बिजनेस स्टडीज है, एकदम मस्त तरीके से पूरा प्रॉपर मूड में पढ़ो इसको। अगर आप इसे क्रैमिंग वाला पेपर समझोगे तो बोरिंग लगेगा, लेकिन है नहीं है, इसमें बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने के लिए। और उसके बाद मेरी बुक, आपको पता ही है, सारे के सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसके अंदर होते हैं। फिर आपको सोचने वाली क्या बात है यार, एंजॉय करा करो, सिर्फ वीडियो देख लो सही से। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या क्यों कोऑर्डिनेट करता है? द वर्क ऑफ वर्कर्स टू इंश्योर दैट वर्क डन इज अकॉर्डिंग टू प्लान। मास्टर प्लान बनाया टॉप लेवल ने, फिर सपोर्टिव बनाया मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ने। तो वो जो लोअर लेवल ने सपोर्टिव प्लान बनाया उसके हिसाब से उसके जो सुप्रिटेंडेंट है वो इंश्योर करता है कि वर्कर्स जो है, लेबर्स जो है वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। हाउ द टॉप लेवल विल कोऑर्डिनेट टू इंश्योर दैट
plans are carried out middle level, top level and lower level के साथ, and lower level will coordinate to ensure that plans are carried out by workers. Very good. ठीक है. So it's thereafter the coordination ensures unity of action. What is this? बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपको, यही समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिए. बुक के अंदर जो है, सपोज बैंक लोन के लिए हमने अप्लाई किया, तो होगा क्या, बैंक लोन के लिए अप्लाई करेंगे, हमारी एप्लीकेशन फॉर्म बनेगा, फिर वो आगे के जो क्रेडिट मैनेजर है उसके पास जाएगा, वो क्रेडिट वर्थीनेस चेक होगी हमारी वहाँ पर, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, क्रेडिट वर्थीनेस अगर ओके होगी बैंक मैनेजर के पास आएगा, फिर हमें लोन सेंक्शन होगा. तो देखिए, जब आप एक बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी जो फाइल बनती है वो वेरियस लेवल पे जाती है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल. ठीक है, हर लेवल पे क्लियरेंस मिलती चली जाती है, उसके बाद लास्ट लेवल पे आके हमें लोन सेंक्शन होता है. तो हर लेवल पे पर्सन एक डिफरेंट एक्टिविटी कर रहा है, बट अल्टीमेट एम इज टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द कस्टमर्स, दैट इज टू प्रोवाइड द लोन. सी, लुक एट दिस. Very good example. When banks receive application regarding loan, it is firstly transferred to credit department to check the credit worthiness. मतलब सीधी सी बात, बंदे की औकात है उतनी या नहीं है. Thereafter file is transferred to surveyor, जो कि सर्वे कंडक्ट करता है कि जो आपने क्रेडिट वर्थीनेस दिखाई वो जेन्युइनली है या नहीं. एंड एट द एंड बैंक मैनेजर सेंक्शन द लोन अमाउंट. हियर ऑल द इंडिविजुअल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज एंड आउटपुट ऑफ वन इंडिविजुअल इज बिकमिंग द इनपुट. क्रेडिट मैनेजर कि फाइल ओके हुई तो सर्वेयर पे गया, तो सर्वेयर ये देखेगा कि जो क्रेडिट मैनेजर ने ओके किया है उस हिसाब से क्रेडिट वर्थीनेस है या नहीं. फिर सर्वेयर ने ओके की तो फिर बैंक मैनेजर पे जाएगी. तो वन का इनपुट इज द, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बन रहा है. कोऑर्डिनेशन एक्ट एज ए बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको इसके लिए बोला था इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेम वे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सेपरेटली पूछा जा सकता है. कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज, इट इज अनअवॉइडेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज, इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये शरीर है, इसमें अगर खून खत्म हो जाए तो जानी क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे. सेम वे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस में से कोऑर्डिनेशन हटा दिया जाए, कोऑर्डिनेशन इज द सोल यार, आत्मा चली गई तो इंसान चला गया. सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में से कोऑर्डिनेशन चला गया तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई. इट्स अनअवॉइडेबल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. बहुत ध्यान से देखिए, एक बार रीड करता हूँ आपके साथ. कोऑर्डिनेशन एज ए डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट implies that it is unavoidable function to be performed by a manager. It is not merely the compulsion for the managers to coordinate, rather coordination is lifeblood for all functions of management. Coordination is necessary for achieving organizational objectives. Without coordination all efforts are like ship without radar. ये लाइन समझ में आ रही है? ये देख रहे हो, मैंने पंच मारा, एक शिप विदाउट रडार. कोऑर्डिनेशन, ये हर कोई अपनी धुन में लगा हुआ है, अपने तरीके से काम करे, तो इट्स लाइक अ शिप विदाउट रडार. जिसको शिप विदाउट रडार क्या हुआ, एक शिप पे अगर उसमें रडार नहीं है तो उसको डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी और वो कहीं ना कहीं भटक जाएगा. सेम वे अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो सब एफर्ट्स तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसको एक डायरेक्शन नहीं मिल रही तो अल्टीमेट गोल हमारा अचीव नहीं हो पाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. और ये शिप विदाउट रडार आप कहीं पर भी लिख सकते हैं. कोऑर्डिनेटेड एफर्ट साउंड्स मोर देन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स. फॉर दिस प्लान शुड स्पेसिफाई इंडिविजुअल. ये बेशक करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी लर्न कर ले, मोर देन सफिशिएंट. तो दोस्तों, ये इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे. लेकिन जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू वांट टू मोटिवेट मी देन inform your maximum friends about this channel and definitely say them to subscribe this and thumbs up. Thank you so much.